Good morning, students. In the previous class, we completed several topics like force, effect of force, balanced, unbalanced, and resultant force. Then we introduced a concept of Newton's law of motion. We studied Newton's first law of motion. Also introduced the concept of inertia with its types like inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. We also understand the examples of inertia and relation between inertia and mass. And now we continue to our chapter with our next topic, that is linear momentum. Our next topic is linear momentum. Linear momentum is basically motion possessed by a body. मोशन को हम किस चीज़ से समझते हैं? मोशन का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट. मूवमेंट कब आएगी? जब किसी चीज़ के अंदर वेलोसिटी होगी. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी. लीनियर मोमेंटम को हम क्या बोल रहे हैं? इट इज़ बेसिकली मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी. इसको हमने अल्फ़ाबेट पी से रिप्रेजेंट किया. और मैंने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास दो चीज़ें होंगी अगर हम उसके मोशन की बात कर रहे हैं तो. एक उसका मास, एक उसकी वेलोसिटी. यही दो चीज़ों को जब हम रिलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है लीनियर मोमेंटम. मैथमेटिकली बात करें, लीनियर मोमेंटम इज़ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. किसका मास और वेलोसिटी? किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का. किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी से. यहाँ एम क्या है? बॉडी का मास. वी क्या है? बॉडी की वेलोसिटी. अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, पी की, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड. तो कलेक्टिव एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट होगी. उसके बाद बात करें कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी कैसे आई है? क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है. इसकी डायरेक्शन भी है, इसका कुछ एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड भी है. मास एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है. इस वेक्टर कंपोनेंट की प्रेजेंस की वजह से ये भी क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी बन गया. उसके बाद फर्दर हम समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी is directly proportional to the rate of change of linear momentum of that body with respect to time. क्या बोला मैंने? The force applied on a body is directly proportional. ये directly proportional का simple. The force applied on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum. Rate of change of linear momentum with respect to टाइम. ये चीज़. अब ये प्रोपोर्शनैलिटी, ये कैसा वर्ड आ गया? इसको समझने की कोशिश करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स, पहले प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं. मैंने बोला दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी. जब मैंने बोला कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर ए इंक्रीज़ होगा तो बी भी इंक्रीज़ हो जाएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंट है उस पर. बी डिक्रीज़ होगा तो ए खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाएगा. अब एक चीज़ और आती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. उसे हम ऐसे लिखते हैं, इन्वर्स हो गया ना तो 1/b इन्वर्सली. अब इस चीज़ का क्या मतलब है? ए इंक्रीज़ हो रहा है तो बी डिक्रीज़ हो जाएगा. अगर ए डिक्रीज़ हो रहा है तो बी इंक्रीज़ हो जाएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों साथ में बढ़ेंगे, दोनों साथ में ही कम होंगे. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर एक कम होगा तो दूसरा खुद ब खुद बढ़ जाएगा. अब यहाँ आते हैं. द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ. कितना चेंज आ रहा है मोमेंटम में टाइम के साथ साथ, उसके साथ. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब कितना है कि मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आ रहा है. सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास हमारे पास कितना था? m था. उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जो हमारे पास, वो थी u. कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी है जो वो चेंज होगी और वो हो गई v. मास तो बॉडी का सेम रहता है,
पहले हो किसी प्रोसेस के बाद में हो, मास ऑलवेज रिमेन सेम बट वेलोसिटी कैन अल्टर, वेलोसिटी कैन चेंज. So here u represents the initial velocity and v represents the final velocity, but we need to find rate of change of this linear momentum. It means we have to find change in momentum, कि मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आया, कितना चेंज आया. पहले वाला मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी. पहले कितना था मास, m इंटू, इस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश कीजिए. हमें मोमेंटम के अंदर चेंज निकालना है. पहला मास कितना था, m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी. बाद वाला मोमेंटम कितना बन गया, m इंटू वी. ये मोमेंटम, ये भी मोमेंटम. ये कौन सा इनिशियल मोमेंटम, ये कौन सा फाइनल मोमेंटम. मोमेंटम के अंदर चेंज कितना आया, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे ना. कोई आपको कहे आपके पास पहले 7 रुपीज़ थे, किसी ने आपको 3 दिए, ठीक है, या आपको ये कहेगी कि पहले आपके पास 7 रुपीज़ थे और अभी आपके पास 12 रुपीज़ हो गए हैं, तो ये बताओ कि आपके अमाउंट के अंदर कितना चेंज आया. तो आप कहोगे 5 का, पहले 7 थे अब 12 हो गए हैं, तो 5 का चेंज. कैसे पता लगा, 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, यही कर दिया. एम वी माइनस एम यू, ये आ गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम. लेकिन हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी. अब पुट कर देते हैं यहाँ पे. एफ है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डी पी अपॉन डी टी. डी पी अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम. ये निकाला है हमने, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी. अब स्टूडेंट्स, इससे जो पहले वाला चैप्टर था हमारा, उस चैप्टर के अंदर हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखी थी. एक बार इक्वेशंस ऑफ मोशंस को भी यहाँ याद कर लेते हैं. v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. सेकेंड, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. एंड थर्ड, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल्स टू 2as. ये 3 इक्वेशंस पढ़ी थी हमने. हर इक्वेशन के अंदर कॉमन चीज़ क्या नज़र आ रही है. अच्छा, मैथ्स के भी अंदर इक्वेशन पढ़ते हैं ना, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. यही चीज़ करते हैं ना हम, पढ़ी हुई है ये इक्वेशंस. हर इक्वेशन के अंदर कॉमन क्या है, इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू. मोमेंटम का फॉर्मूला देखा, इक्वल्स टू. लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी तो बहुत अजीब सा लग रहा है. इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे. जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे ना, तो ये साइन बोला लो हट गया मैं, लेकिन मेरी जगह तुम इस कांस्टेंट को दे दो. तो क्या हुआ भाई, जो हमारा कांस्टेंट था वो इंट्रोड्यूस हो गया. किस चीज़ का कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इस प्रोपोर्शनैलिटी को, प्रोपोर्शनल साइन को हटाया और आ गया एक कांस्टेंट. उसके बाद अब इस k की वैल्यू 1 है. किसके लिए, फॉर SI. बोलते हैं ना इसकी SI यूनिट क्या है. ये SI यूनिट के बारे में भी, सिस्टम ऑफ इंटेलिजेंस यूनिट, इनके बारे में भी, इंटरनेशनल यूनिट, इनके बारे में भी आप लोग बाद में पढ़ोगे. अब k की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे. f इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी. यही चीज़ हो जाएगी ना. अब उसके बाद स्टूडेंट्स, f इज इक्वल्स टू, मास ऊपर m कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, v माइनस यू बाई टी. उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन बहुत अच्छे से की है हमने पिछले चैप्टर के अंदर. यहाँ से v माइनस यू किसके इक्वल आता है, ए टी के इक्वल आता है. v माइनस यू को इधर ले आई, u को इधर ले आए तो कितना हो गया, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी. यहाँ बस इस v माइनस यू की वैल्यू पुट कर देंगे हम ए टी, यानी कि f कितना हो गया, m v माइनस यू की जगह ए टी, ये e से t कट गया. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गया एक न्यू फार्मूला, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक बार स्टार्टिंग से देखें इस चीज़ को. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या बात की, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ डेड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी. एम किसी बॉडी का मास था, स्टार्टिंग में वो बॉडी यू वेलोसिटी से मूव कर रही थी, कुछ टाइम के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी वी चेंज हो गई. अगर जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की बात करें u थी, उस टाइम पे उसका मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास m, उस टाइम पे वेलोसिटी थी u. फाइनल मोमेंटम की बात करें तो m इंटू वी.
हमने निकाला चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, बाद वाले में से पहले को माइनस करके, ये बाद वाले में से पहले को कर दिया सब्ट्रैक्ट। रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज यानी कि टाइम के साथ रेट किसी चीज़ का, किस दर पे कोई चीज़ कम हो रही है या बढ़ रही है, तो उसको टाइम से रिलेट करते हैं, ये टी से डिवाइड कर दिया। प्रपोज इसको उठा के यहाँ पुट किया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू एम वी माइनस एम यू बाई टी। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाया इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गया, साथ में इंट्रोड्यूस हो गया एक कांस्टेंट के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू 1 है एसआई सिस्टम के अंदर, 1 पुट कर दी, ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद मास कॉमन आ रहा था, m को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, u को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू के साइन से इधर आने के बाद v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। ये v माइनस यू की जगह हमने पुट कर दिया ए टी, डिनोमिनेटर में भी t है, न्यूमिनेटर में भी t है, t से t कैंसिल हो जाएगा एंड f इज इक्वल्स टू m इंटू ए। इट मीन्स फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। Is that clear to everyone? Now students, here is a simple question. If a body is moving with constant velocity then calculate amount of force acting on that body. If a body is moving with constant velocity, it means a body is moving with same velocity, there is no changes in the velocity. बॉडी जितना भी अपना ट्रेवल कर रही है, सफ़र कर रही है, वो अपना पूरा का पूरा पाथ कवर करेगी सेम वेलोसिटी के साथ। सेम वेलोसिटी का मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी के बिल्कुल बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए हमने अभी ये चीज़ की इस तरह से, अगर v और u आपस में बराबर हैं तो पुट कर देते हैं, ये v u की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, v माइनस वी कितना हो जाएगा, 0, m इंटू 0 बाई टी। अगर 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो उसे भी 0 बना देते हैं, तो फोर्स कितना आ गया, 0 न्यूटन। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे याद क्या चीज़ रखनी है कि अगर कोई बॉडी हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो भी ज़ीरो आएगी, उसके ऊपर जो फोर्स होगा वो भी ज़ीरो आएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब सेम वेलोसिटी, देयर आर नो चेंजेस इन वेलोसिटी। उसके बाद स्टूडेंट्स में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि एसआई सिस्टम, ठीक है ना, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं। इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करो कि हमें लेंथ की मेजरमेंट करनी है। समटाइम्स वी से लेंथ इज़ 5 मीटर, sometimes we say length is 200 centimeter, even we sometimes say what's your height is also a form of length. We say it's 6 feet, we also measures the length in feet or meter, centimeter, millimeter, micrometer, picometer, nanometer, feet, inches and so many other units. So इन यूनिट्स के भी ना बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, हम तो एसआई को डिस्कस करते हैं, सीजीएस, MKS, FPS और भी सिस्टम्स होते हैं। तो हर सिस्टम के कुछ फ़ायदे थे, कुछ नुकसान थे, जिसकी वजह से आगे वाले सिस्टम्स आए, उन्होंने पहले वालों से बेटर रिजल्ट दिया तो उनको एक्सेप्ट कर रही। लेकिन अभी आजकल कौन सा चल रहा है, SI सिस्टम चल रहा है। तो CGS सिस्टम SI के मतलब नियरली था, इट मीन्स कि CGS सिस्टम बाकी सभी सिस्टम से बहुत अच्छा था, बट जब SI आया तो वो CGS से भी बेटर रिजल्ट्स देने लगा। तो इसलिए कई बार हमें CGS की यूनिट्स भी पढ़नी पड़ती हैं। तो CGS के अंदर जो फोर्स की यूनिट है वो है, थोड़ा सा फनी है स्टूडेंट्स, डायन। वो वाली डायन नहीं, डायन, ठीक है। डायन क्या है, फोर्स की CGS के अंदर यूनिट है, और SI के अंदर इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। ये हमने चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही पढ़ा था कि फोर्स की SI यूनिट क्या है, न्यूटन, आपने 8th क्लास में पढ़ा है। दोनों में रिलेशन देखते हैं। सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू दिस मच डायन, और भी से 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डायन, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने आज क्या किया, लीनियर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस किया,
उसके बाद हमने न्यूटन सेकंड लॉ को इंट्रोड्यूस किया। सेकंड लॉ में हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला, दैट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर हमने ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है बॉडी तो क्या होता है। उसके बाद हमने इसकी सीजीएस यूनिट, किसकी, फोर्स की सीजीएस यूनिट को डिस्कस किया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, और एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, फिजिक्स सारी की सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी, बहुत इजी भी लगेगी। बट इफ़ यू वांट टू क्रैम ऑल दीज थिंग्स, अगर आप चीज़ों को सोचो ना, रट लूँ मैं, बस रट लूँ, कई स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरा का पूरा पेज रट लेते हैं, इवन उन्हें मीनिंग नहीं पता होता, बट उनका इज एम आर फुल स्टॉप कॉमर्स उनको दे रिमेंबर एवरीथिंग। बट फिजिक्स के अंदर ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो आई एडवाइज़ यू कि आप चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, then try to create your interest in the subject, and then you will find it's very interesting. ओके, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारी डेली लाइफ के ऊपर बेस्ड इसकी एप्लीकेशन है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन हम इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। हमने पढ़ा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने पढ़ा फोर्स इज इक्वल्स टू मास v माइनस यू बाई टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ से ये पता लग रहा है टी के साथ कैसा रिलेशन है, इसका इन्वर्स क्या है ना, तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ। इट मीन्स टाइम कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, यही बात है ना, टाइम कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। और अगर हम टाइम को बढ़ा दें तो फोर्स विल डिक्रीज। दोनों उल्टे काम करेंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब इस चीज़ को, इसकी हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। इसका एग्जाम्पल कह लो, एप्लीकेशन कह लो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अ क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल। एक क्रिकेट प्लेयर जब उसे बॉल को कैच करना होता है, वो कभी भी स्टूडेंट्स इस तरह से नहीं करता है, वो थोड़ा सा नीचे ले जा करके करता है। अपनी बॉल्स को काफ़ी, मतलब जो हैंड होता है ना, उसको थोड़ा पीछे की तरफ ले जाता है और फिर बॉल को कैच करता है। ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर पकड़ता तो कुछ और टाइम लगता, नीचे पकड़ता तो कुछ और टाइम लगता, टाइम पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फोर्स का असर कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स कम होगा तो क्या होगा, उसके हैंड्स के ऊपर चोट लगने के चांसेस कम रहेंगे, इंजरी नहीं होगी। तो समझो इस चीज़ को, अ क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड while catching a ball because by doing so the time period for in change in momentum increases, and by doing this या जो उसका क्या कहते हैं टाइम इंक्रीज हो गया, उससे क्या होगा, द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीजेस। और इम्पैक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीज होने से क्या होगा, तो उसके हैंड्स बच जाएंगे, जितनी चोट उसे पहले लगने वाली थी उतनी ज़्यादा चोट उसे नहीं लगेगी। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है व्हीकल्स आर फिटेड विद शॉकर्स। व्हीकल्स के अंदर देखें ना आपने, स्कूटर्स हो गए, साइकिल्स हो, सॉरी बाइसिकल्स होती हैं जो, उनके अंदर भी शॉकर्स आजकल तो आने लगे हैं। और जो मोटरसाइकिल्स होती हैं, एक्टिवाज होती हैं, इन सभी के अंदर, सभी व्हीकल्स के अंदर लगभग शॉकर्स होते हैं। तो शॉकर्स क्या करते हैं, बॉयज़ को पता होगा इस चीज़ के बारे में ज़रूर, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। शॉकर्स क्या करते हैं, जर्क लगने से बचाते हैं। अगर कहीं पे कोई खड्डे वगैरह आ गए तो जब वहाँ से हमारा व्हीकल ट्रैवल करता है, तो एक व्हीकल जिसमें आपके शॉकर्स नहीं थे और एक व्हीकल जिसके अंदर शॉकर्स थे, तो दोनों के अंदर कंफर्टेबल राइड किस में मिलेगी, द व्हीकल हैविंग शॉकर्स। तो होगा क्या, शॉकर्स मतलब स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग होता है ना इस तरह से, तो स्प्रिंग क्या होता है, इसी को खोल दो तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है। तो होगा क्या कि शॉकर्स हैं, यानी कि स्प्रिंग है, विच इंक्रीजेस द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स फ्रॉम रोड टू सीट ऑफ द व्हीकल। अब ये शॉकर लगा हुआ है, सीट इससे ऊपर है, तो नीचे से रोड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके जाएगा फोर्स का इम्पैक्ट। ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो पैसेंजर है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो, शॉकर्स का मतलब कि स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर है उसका। जब रोड के ऊपर कोई एक
ऐसा रोड आ गया जो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उस रोड के ऊपर आपका व्हीकल जब मूव कर रहा था तो क्या हो रहा है कि बहुत ही खड्डे हैं, उसमें जो झटके लग रहे हैं, जर्क्स फील हो रहे हैं, तो जो फोर्स है रोड अप्लाई कर रहा है व्हीकल के ऊपर, वो इसमें से स्प्रिंग्स में से होता हुआ जाएगा। अगर सीधा जाना होता तो ऐसे चला जाता, शॉकर्स में तो होता हुआ जाएगा, तो इस तरह से जाएगा। इट मीन्स टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, फोर्स का जो असर है वो कम हो जाएगा, तो जो जो ऊपर पैसेंजर्स उसके ऊपर अपना राइड ले रहे हैं उनको थोड़ा सा आसानी होगी। उसके बाद एक कराटे प्लेयर है जो वो ब्रिक्स को देखा है ना, कराटे प्लेयर्स क्या करते हैं, 4-5 ब्रिक्स ईंटें लगा लेते हैं और उसको अपने हाथ से, अपनी हथेली से एकदम से ऊपर से लाके और तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही फास्ट करते हैं। फास्ट का मतलब क्यों करते हैं फास्ट, वो स्लो क्यों नहीं करते, पीछे से अपना हैंड लेके आते हैं धीरे धीरे और एकदम से ला के इस तरह से यूं करके और एकदम से टक करते हैं। तो ऐसा करने से क्या, टाइम पीरियड कम हो गया, टाइम कम होगा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा ना, तो फोर्स ही तो चाहिए उन ब्रिक्स को ब्रेक करने के लिए। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसी और भी एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी हैं, बट हेयर यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है तो फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और अगर टाइम पीरियड इंक्रीजेज दैन इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को ना डिक्रीज।